वोट बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा। जब भी वोट बैंक टर्म का यूज किया जाता है तो इसका हमेशा नेगेटिव वे में किया जाता है। और हम भी जब वोट बैंक के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी यही आता है कि ये एक खराब चीज है, एक गंदी राजनीति है। लेकिन रियलिटी में हर बार ऐसा नहीं होता है। वोट बैंक अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अमूमन इसका यूज हमेशा नेगेटिव वे में किया जाता है, इसीलिए वोट बैंक अपने आप में एक नेगेटिव बन गया है। वोट बैंक टर्म का यूज पहली बार 1955 में एम एन श्रीनिवास, जो कि एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने अपने पेपर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैसूर विलेज में किया था। हालांकि उन्होंने आज के हिसाब से जिस तरह का वोट बैंक होता था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह के वोट बैंक को समझाया वो आज भी हमको कई कई जगह रेयरली देखने को मिलता है। स्पेशली गांव में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वहां पर हमको इस तरह का वोट बैंक देखने को मिलता है। श्रीनिवास अपने पेपर में लिखते हैं कि कई सारे लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक ब्लॉक होता है और वही वोट बैंक होता है। और हर वोट बैंक का अपना एक संरक्षक होता है जिसे मिडिल मैन भी कहते हैं। संरक्षक को आप यूं समझिए कि सोशली ये काफी रेपुटेड पर्सन होते थे, इनफैक्ट फाइनेंशियली भी काफी अमीर होते थे, तो इनकी बात बाकी सभी के सभी लोग मानते थे। श्रीनिवास अपने पेपर में आगे जिक्र करते हैं कि इलेक्शन के समय यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसमें 3 लोगों की इंपॉर्टेंस होती है। पहली तो पॉलिटिकल पार्टी की, और दूसरी मिडिल मैन की, और तीसरी इन सभी वोटर्स की, मतलब कि वोट बैंक की। तो पहला यहाँ पर सांठगांठ पॉलिटिकल पार्टी और मिडिल मैन के बीच में होती है कि सभी के सभी आपके जितने भी वोट्स हैं वो सभी के सभी हमें मिलने चाहिए। और दूसरा यहाँ पर सांठगांठ मिडिल मैन और इन सभी वोट बैंक के बीच में होती है। जो मिडिल मैन होता है वो इन सभी को प्रभावित करता है कि इस बार आप सभी को वोट इस पार्टी को और इस नेता को देना है, और जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें किसी प्रकार का लालच भी दिया जाता था। श्रीनिवास के पेपर के बाद में 1959 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ह्यूमन साइंस के प्रोफेसर एफ.जी. बेली ने अपनी बुक पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज में इसका जिक्र किया था। इन्होंने जिस तरह की वोट बैंक की बात की थी वो जाति के आधार पर वोट बैंक थी। इन्होंने कहा है कि किसी जाति का अपना एक वोट बैंक होता है और वो सभी के सभी अपने जाति के नेता को ही वोट देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में इंडियन पॉलिटिक्स में जो है जाति के आधार पर वोट बैंक होती थी, और धीरे धीरे करते करते ये जाति के साथ साथ में धर्म, संप्रदाय, वंश, क्षेत्र, भाषा, हर तरह की वोट बैंक होती है। और आज तो आप देख सकते हो कि ये जाति के अंदर भी जाति ढूंढ लेते हैं। वोट बैंक हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा इसीलिए है कि क्या होता है कि इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन चुनाव प्रचार करते हैं, बड़े लेवल पर कैंपेन करते हैं, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअली वोटर्स को टारगेट नहीं कर सकता है, ये इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ग्रुप में लोगों को टारगेट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वोटर्स का बिहेवियर भी ऐसा नहीं है कि वो अपने से सोच पाए, अपने हिसाब से वोट दे पाए। वो भी क्या करता है कि आसपास के लोगों का अपना एक ग्रुप होता है तो उसके अकॉर्डिंग वोट देते हैं। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण इंडियन पॉलिटिक्स में वोट बैंक होती है। वोट बैंक का पॉजिटिव साइड ये है कि समाज में आज भी कई ऐसे वर्ग हैं जो सच में पिछड़े हुए हैं, जिनको इंप्रूवमेंट की, उत्थान की जरूरत है, जिनकी स्थिति को सुधारने की सख्त जरूरत है। यदि इस पर कोई वोट बैंक करता है तो यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जहां पर वोट बैंक आ जाता है वहां पर पॉलिटिशियन और वोटर का रिलेशन बहुत खराब हो जाता है। पॉलिटिशियन के लिए आप जस्ट ए वोटर बन करके रह जाते हो, यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। इसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा एक दुकानदार और ग्राहक से। दुकानदार के लिए आप जस्ट एक ग्राहक हो, किसी प्रकार से उसका प्रोडक्ट खरीद लो, उसके बाद में आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जहां पर वोट बैंक इंक्लूड हो जाता है वहां पर ठीक ही ऐसा रिलेशन पॉलिटिशियन और वोटर के बीच में होता है। वोट बैंक की एक तो पॉजिटिव साइड और दूसरी नेगेटिव साइड होती है, ये तो ठीक है, लेकिन पर्सनली मैं मानता हूं कि वोट बैंक के 2 प्रकार होते हैं। एक तो पॉजिटिव वोट बैंक होता है और दूसरा नेगेटिव वोट बैंक होता है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों को डिवाइड करके उन पर यदि पॉलिटिक्स की जाती है तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। होता क्या है कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कई तरह की जाति के लोग रहते हैं और कई तरह के धर्म होते हैं। तो वहां पर कोई एक पॉलिटिशियन किसी एक धर्म की जाति की बात करता है और उसी की ही करता रहता है, उसका पूरा एजेंडा उसी पर ही फोकस होता है, और इसके साथ साथ में वो उसको खुश करने के चक्कर में दूसरों को गालियां देता है, हेट स्पीच देता है, नफरत फैलाता है और डर का माहौल क्रिएट करता है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि देश में जितने भी धर्म और जाति के आधार पर दंगे फसाद होते हैं, वॉयलेंस होते हैं, उनके पीछे आपको क्या लगता है कौन होते हैं? आम आदमी।
आम आदमी इनके पीछे नहीं होता। एक्चुअली में इनके पीछे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि वोट बैंक के चक्कर में नफरत फैलाते हैं और एक नेगेटिविटी फैलाते हैं। आजकल आपको कई तरह के नेता लोग देखने को मिलते हैं कि ये तो इस जाति का नेता है, ये तो इस धर्म का नेता है, हम इस जाति के लिए कुछ भी कर देंगे, इस धर्म के लिए मर मिट जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और कॉलेज में भी आप देखते होंगे कि कई तरह के छात्र नेता हैं कि हम छात्रों के लिए कुछ भी कर देंगे। एक्चुअली में छात्रों को आपकी जरूरत नहीं है। हमें अपनी जाति और धर्म का नेता क्यों चाहिए? हमारे पास में किस चीज की कमी है? हमारे पास में डेमोक्रेसी है, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे अपने को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो इलेक्टेड होता है, जो एमएलए या एमपी बन चुका है। हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारी डेमोक्रेसी को सम्मान करना चाहिए और फालतू में धर्म जाति के आधार पर अपने नेता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको वोट बैंक की करनी है तो क्यों आप धर्म जाति के आधार पर नेगेटिव वोट बैंक करते हो? कई सारे रियल इश्यूज है, जैसे बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो सभी बेरोजगार लोगों को अपना एक वोट बैंक बनाइए, गरीब लोगों को अपना एक वोट बैंक बनाइए। किसानों की सिचुएशन आपको पता है कि खराब है, महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक क्राइम होता है, उनकी सिचुएशन सोशली कह लो या फिर फाइनेंशियली कह लो काफी खराब होती है। और जो सीनियर सिटीजन है उनकी स्थिति भी खराब है, आदिवासी लोग हैं, उन पर आप वोट बैंक कर सकते हो। लेकिन इस तरह के पॉजिटिव वोट बैंक आप नहीं करोगे, दिन भर लगे रहोगे धर्म जाति धर्म जाति। धर्म जाति के आधार पर वोट बैंक से क्या होता है कि आपके जो रियल इश्यूज हैं वो पीछे रह जाते हैं और यही ये पॉलिटिशियन चाहते हैं। आप एक चीज करके देखना कि अपने ऐसे 20 इश्यूज लिखिए जो कि रियल इश्यूज हो एज ए कॉमन मैन, जो आप चाहते हो कि आपका एमएलए उन पर काम करे। और अपने कुछ दोस्तों से भी कहिए कि आप भी ऐसे 20 इश्यूज लिखिए और फिर आप उनका मिलान कीजिए। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 15 इश्यूज आपके कॉमन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप अपने एमएलए से क्या चाहते हो? यही चाहते हो कि सड़कें अच्छी से बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, हेल्थ और एजुकेशन में और ज्यादा काम हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, या फिर ऐसे ही और बुनियादी आपके इश्यू हो सकते हैं। और यदि बड़े लेवल पर बात करें नेशनल लेवल की, मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है तो वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इस समय आपके इश्यूज क्या हो सकते हैं? आपके इश्यू टेररिज्म हो सकता है, करप्शन हो सकता है, ब्लैक मनी हो सकता है, महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, महिलाओं की सिचुएशन हो सकती है, या फिर क्राइम हो सकता है। ऐसे ही बड़े इश्यूज होंगे। यदि आप किसी जाति और धर्म का होने पर प्राउड फील करते हो तो आपकी सिचुएशन शराब पिए हुए बंदरों की तरह हो जाएगी। आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी चीज पर प्राउड फील करने की क्या जरूरत है जहां पर आपने किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं की है। एज ए वोटर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हो। अपने आप को आप एक धर्म के रूप में देखते हो, जाति के रूप में देखते हो, तो वहां पर नेगेटिव वोट बैंक होगा ही होगा। यदि अपने आप को आप अपनी मेजर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हो, ये मानते हो कि मेरी प्रॉब्लम बेरोजगारी है और मैं एक बेरोजगार हूं, मैं एक गरीब हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, यदि अपने आप को आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे तो यहां पर पॉजिटिव वोट बैंक देखने को मिलेगा। जो पॉलिटिशियन ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करते हैं, नेगेटिव वोट बैंक करते हैं, उनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो केवल अपने ही क्षेत्र में जीत पाते हैं। दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वहां के बहुसंख्यक लोगों को टारगेट किया है, या तो वो बहुसंख्यक जाति हैं या फिर बहुसंख्यक धर्म है। उनको इमोशन में बांधते हैं और फालतू के इश्यू को हाईलाइट करते हैं कि आपको रिजर्वेशन दिला देंगे, आपकी भाषा को दर्जा दिला देंगे, या फिर अलग स्टेट बना देंगे। यहां पर इससे एक अलगाववादी की फीलिंग भी आती है। यदि आप जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हो तो इसका खामियाजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। उसने यदि पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया है फिर भी आप उसे ही वोट दोगे, क्योंकि वहां पर आपके एक इमोशन आ जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है और सोशल प्रेशर भी। जिंदगी भर आप उसे वोट दोगे, भले ही वो क्रिमिनल हो, भले ही वो किसी प्रकार का करप्ट हो। वहीं यदि आपने किसी को रियल इश्यू के नाम पर वोट दिया है और उसने पिछले 5 सालों में किसी प्रकार का काम नहीं करवाया है, तो आप यहां पर उसको पहली फुर्सत में निकाल सकते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को वोट दे सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिशियन हमको तब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे जब तक कि हम बेवकूफ बनते रहेंगे। जब हम खुद को अवेयर करेंगे और एक पॉजिटिव वोट बैंक का पार्ट बनेंगे तो अल्टीमेटली इन पॉलिटिशियन को भी चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वोट। और वोट के लिए क्या करते हैं? ये वोट बैंक करते हैं। जब हम नेगेटिव वोट बैंक का पार्ट ही नहीं होंगे तो इनको स्विच होना पड़ेगा पॉजिटिव वोट बैंक की तरफ। मेरा ऐसा मानना है कि कास्ट जस्ट ए सरनेम है और रिलीजन वे ऑफ लाइफ है। हर धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। इनको हमको व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखना चाहिए। जब इनका पॉलिटिक्स में मिश्रण होता है तो इसका दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। डिसीजन आपका है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदिर, मस्जिद या फिर हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज।